हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, बीपीएससी टीचर के लिए जो है ये जीके जीएस का क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग चलाया गया था। यानी कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स जो है एक गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, नाम याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर ही जो है महाभियोग चलाया गया था। अब है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण डैश की अवधि के दौरान प्रभावित हुआ था। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसकी अवधि के दौरान जो है हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंगे, ऑप्शन सी है लॉर्ड चैम्फोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। यानी कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण जो है, यानी कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली ट्रांसफ़र हुई, ये लॉर्ड हार्डिंग के ही शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण जो है लॉर्ड हार्डिंगे के शासनकाल में हुई थी। अब है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। भारत में जो है न्यायिक संगठन की स्थापना जो है किसने की। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड एटली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, यानी कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। अब है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारत की परसंविदा सिविल सेवा का निर्माण किया जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना गया। हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल created the combined civil service of India which later came to be known as Indian Civil Service। यानी कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से जो है किसने भारत की परसंविदा सिविल सेवा का निर्माण किया जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना गया। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है ब्लेजली, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉर्नवालिस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉर्नवालिस। यानी कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारत की परसंविदा सिविल सेवा का निर्माण किया जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना गया, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब है, लोक सेवा का प्रवर्तन डैश में किया गया था। द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन इन। यानी कि लोक सेवा का प्रवर्तन जो है किसके शासनकाल में किया गया था। यानी कि लोक सेवा का प्रवर्तन जो है किसके शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन ए है टेन्यूर ऑफ बेंटिक, ऑप्शन बी है टेन्यूर ऑफ कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है टेन्यूर ऑफ कर्जन, ऑप्शन डी है टेन्यूर ऑफ डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेन्यूर ऑफ कॉर्नवालिस। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान जो है लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, पब्लिक सर्विस का इन्फोर्समेंट जो है कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में किया गया था। लोक सेवा का प्रवर्तन जो है दोस्तों कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है गाजीपुर, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों गाजीपुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है दोस्तों गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 में बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी। 1802 में बेसिन की संधि जो है किसके बीच हुई थी। ऑप्शन ए है अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के बीच, ऑप्शन बी है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच, ऑप्शन सी है फ्रेंच और बाजीराव प्रथम के बीच, ऑप्शन डी है डच और बाजीराव द्वितीय के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच जो है बेसिन की संधि हुई थी। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में जो है 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। अब है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे। ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले, ऑप्शन सी है दौलताराव सिंधिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। यानी कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार जो हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार जो हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अब है, सहायक गठबंधन डैश के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। सहायक गठबंधन जो है डैश के शासनकाल के दौरान जो है चालू किया गया था। यानी सहायक गठबंधन जो है किसके शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर, ऑप्शन डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। यानी कि लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में जो है सहायक गठबंधन जो है लागू किया गया था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में जो है सहायक गठबंधन जो है लागू किया गया था। अब है, सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय मूल का शासक कौन था। सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय मूल का शासक कौन था। ऑप्शन ए है ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी है हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन सी है पंजाब के दिलीप सिंह, ऑप्शन डी है बड़ौदा के गायकवाड़। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम जो हैं वो सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय मूल के शासक थे। हैदराबाद के निजाम जो है सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय मूल के शासक थे। अब है, सहायक गठबंधन को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। सहायक गठबंधन को जो है किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन ए है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी है इंदौर का होलकर राज्य, ऑप्शन सी है जोधपुर का राजपूत राज्य, ऑप्शन डी है मैसूर के शासक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों इंदौर के होलकर राज्य। यानी कि इंदौर के होलकर राज्य के द्वारा जो है सहायक गठबंधन स्वीकार नहीं किया गया था। इंदौर का जो होलकर राज्य है उसके द्वारा जो है सहायक गठबंधन को स्वीकार नहीं किया गया था। अब है, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की।
भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने के लिए जो है प्रशासन में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना था। नेक्स्ट है, उस समय जब यूरोप में नेपोलियन की ताकत के सामने साम्राज्य ढह रहे थे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा रखा? उस समय जब यूरोप में नेपोलियन की ताकत के सामने साम्राज्य ढह रहे थे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा रखा? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि उस समय जब यूरोप में नेपोलियन की ताकत के सामने साम्राज्य ढह रहे थे तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत में ब्रिटिश ध्वज को जो है ऊंचा रखा। अब है बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? बेल्लोर का विद्रोह जो है किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में जो है बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। सर जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में जो है बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। अब है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अब है सिगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? सिगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1816 एडी। 1816 एडी में जो है सिगौली की संधि हुई थी। 1816 एडी में जो है सिगौली की संधि हुई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वार, ये जो है सही नहीं है। बाकी हेक्टर मुंडो, बैटल ऑफ बक्सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपाल वार, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये सब सही है। अब है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब है सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर थे? ठीक है, सर थॉमस मुनरो जो है किस वर्ष मद्रास के गवर्नर थे? तो सर थॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर 1820 से लेके 1827 एडी के बीच में थे। सर थॉमस मुनरो जो है 1820 से लेकर के 1827 ईस्वी के बीच में जो है मद्रास के गवर्नर थे। अब है कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य की प्रशासन अपने हाथ में ले लिया? तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। और जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हैं वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी लोग नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।